रूल 7 हमारा बात करता है कि अलग अलग ग्राउंड पर डिफेंस और सेट ऑफ। समझिए आगे क्या कह रहा है कि अगर प्रतिवादी अपने रिटन स्टेटमेंट में एक से अधिक ग्राउंड पर अपना बचाव करता है, सेट ऑफ करता है, काउंटर क्लेम का दावा करता है और ये सभी अलग अलग फैक्ट पर आधारित हैं, तो क्या होगा, हर ग्राउंड को अलग अलग पैराग्राफ में पॉइंट में लिखना जरूरी है ताकि वो मिश्रित, ताकि जज उलझनों में ना पड़े। इससे साफ साफ समझ में आ जाता है कि प्रतिवादी किन ग्राउंड पे कौन सा बचाव कर। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर समझाया था मैंने कि जैसा पहला डिफेंस होगा, पहला डिफेंस के लिए मैंने राम से कोई पैसा उधार ही नहीं लिया, सीधा सीधा डिफेंस हो गया। सेकंड डिफेंस क्या है कि मान लीजिए उधार लिया भी था तो मैंने 60,000 रुपए चुका भी तो दिए उसके, सेकंड डिफेंस हो गया। तो आप अलग अलग पैराग्राफ में आपको ये मेंशन करना होगा। तीसरा डिफेंस देखिए कि राम का दावा लिमिटेशन पीरियड के बाहर है, इसलिए यह मेंटेनेबल नहीं है। अब ये तीसरा वो हो गया डिफेंस। तो जितने भी आप डिफेंस ले सकते हो वो अलग अलग पैराग्राफ में लिखोगे ताकि जो जज होगा उसको क्लियरली समझ में आ सके। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन आ चुके हैं सीपीसी का ऑर्डर 8 चल रहा था। ऑर्डर 8 में आज अपन पढ़ेंगे रूल 7 और रूल 8, यानी कि 7 और 8 आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं 7 क्या कहता है। रूल 7 हमारा बात करता है कि अलग अलग ग्राउंड पे प्रतिरक्षा या फिर सेट ऑफ, यानी कि जब भी आप कोई ग्राउंड पे डिफेंस लोगे, यानी कि एक डिफेंस आप किसी और ग्राउंड पे ले रहे हो, दूसरा डिफेंस आप किसी और ग्राउंड पे ले रहे हो, तो जितने डिफेंस होंगे सभी को आप एक अलग अलग सेपरेट डिफेंस के तौर पे आपको लिखना होगा। कैसे, मतलब क्या है मैं समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। कि अगर डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट में एक से अधिक ग्राउंड पर अपना बचाव करता है, अलग अलग ग्राउंड पे सेट ऑफ करता है या फिर काउंटर क्लेम का दावा करता है, तो ये सभी अलग अलग तथ्यों पर आधारित हैं। ठीक है, अलग अलग ग्राउंड पे आधारित हैं, तो हर ग्राउंड को अलग अलग पैराग्राफ और पॉइंट में लिखना ज़रूरी होगा। क्यों भाई? इससे मिश्रित और उलझने नहीं होंगी और उसको आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे कोर्ट को साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आपने मैटर क्या है, क्या मांगा जा रहा है और प्रतिवादी किस आधार पर कौन सा बचाव कर रहा है, ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए एक सूट फाइल हुआ है, सिविल सूट है, राम ने किया है श्याम के ऊपर अगेंस्ट में 1 लाख रुपए की वसूली के लिए। अब श्याम जो डिफेंडेंट है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंस लेता है या फिर सेट ऑफ करता है या फिर काउंटर क्लेम का दावा करता है अलग अलग ग्राउंड पर। अलग अलग ग्राउंड कौन से होंगे वो मैं सारे ग्राउंड लिख दिए हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। पहला ग्राउंड क्या है कि मैंने राम को 1 लाख रुपये उधार ही नहीं लिया है, क्लियरली उसने मना कर दिया है फैक्ट 1 में, यानी कि पहला डिफेंस लिया है कि मैंने उससे 1 लाख रुपये लिया ही नहीं है, सीधी बात, ख़त्म बात। ठीक है, सेकंड डिफेंस क्या लिया है? सेकंड डिफेंस ये है कि मान लीजिए उधार लिया भी था तो मैंने 60,000 रुपये उसके पहले ही चुका दिए हैं, फैक्ट सेकंड हो गया और ये सेकंड डिफेंस हो गया। थर्ड डिफेंस मान लीजिए कि अब इसमें क्या एक्चुअली में क्या कह रहा है कि हर जितने भी ग्राउंड लोगे आप, जितने भी ग्राउंड होंगे आपके पास अपने बचाव में, तो उनको अलग अलग पैराग्राफ और पॉइंट में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। जितने डिफेंस लोगे ताकि क्लियर समझ में आए कि आप ले क्या रहे हो, वही जो जज होगा उसको। ठीक है, थर्ड डिफेंस क्या है कि राम का दावा लिमिटेशन पीरियड के बाहर हो चुका है, इसलिए वो है मेंटेनेबल नहीं है भाई, अब उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता कोर्ट में, तो ये डिफेंस हो गया थर्ड। चौथा डिफेंस क्या है कि राम ने मुझसे कपड़ों का माल खरीदा था और उसका 20,000 रुपये अभी तक उसने मुझे नहीं चुकाया है, इसलिए मैं इसे सेट ऑफ करना चाहता हूँ। तो ये हो गया आपका चौथा डिफेंस। पांचवा डिफेंस क्या है काउंटर क्लेम के रूप में कि राम ने मेरे दुकान पर झूठा आरोप लगाकर बदनामी की है, इससे मुझे 50,000 रुपये का डैमेज हुआ है, इसलिए मैं इसे काउंटर क्लेम के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये हो गया पांचवा डिफेंस। तो जितने भी आप डिफेंस लोगे सिविल सूट में अपने रिटन स्टेटमेंट में प्रतिवादी द्वारा, तो वो क्या है, जितने डिफेंस होंगे उतने अलग अलग पैराग्राफ में उनको मेंशन करना होगा, बस इतना ही इसमें याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो रूल 8 हमारा बात करता है कि नया डिफेंस का आधार क्या भाई, न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस। समझो क्या है कि अगर कोई सिविल सूट फाइल हो जाता है स्थापना के बाद, इंस्टीट्यूट हो जाता है, अगर कोई सिविल सूट फाइल हो जाने के बाद या फिर रिटर्न स्टेटमेंट के दाखिल हो जाने के बाद, ठीक है, दोनों चीज़ याद रखनी है। कोई सिविल सूट है, सूट फाइल हो चुका है, या फिर उसका रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने के बाद, सूट फाइल होगा पहले, ठीक है, या फिर उसके रिटर्न स्टेटमेंट के फाइल होने के बाद में कोई नया ग्राउंड उत्पन्न हो जाता है रिटर्न स्टेटमेंट, यानी जिसमें सेट ऑफ या फिर काउंटर क्लेम का दावा किया गया होगा, उस रिटर्न स्टेटमेंट की बात कर रहा है। एक नया ग्राउंड आपने उत्पन्न हो गया है, कब हो गया है? शूट फाइल हो जाने के बाद या फिर रिटर्न स्टेटमेंट के दाखिल हो जाने के बाद कोई नया ग्राउंड आपके बीच में आ जाता है, तो वादी और प्रतिवादी और वादी दोनों
जो भी मैटर होगा उस केस में मैं अभी बताता हूँ, उसे अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ये ले सकता है। सीधी सीधी बात हो गई है। क्या है मतलब दोनों का नाम क्यों है? क्योंकि डिफेंडेंट जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो तो डिफेंडेंट लगाएगा, वादी का नाम क्यों है वो बताता हूँ अभी। कभी कभी क्या होता है, सूट दायर हो जाने के बाद रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने के बाद कोई नई परिस्थितियाँ आ जाती हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, और ऐसी नई परिस्थितियों के आने से अगर डिफेंडेंट के पक्ष में एक नया डिफेंस बनाती हैं तो वह उन्हें दोबारा तो वो उसे बाद में ले सकता है अपने सूट में। कैसे समझ में आएगा? ये वादी का मैटर समझ में आएगा यहाँ से। ये थोड़ा क्वालिटी थोड़ा गिर सकता है क्योंकि भाई ये इमेज मैंने इसमें इंसर्ट की है, समझ सकते हो, नोट्स खराब चल रहे हैं आजकल। कि अगर डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम और सेट ऑफ लगाया है, किसने लगाया? डिफेंडेंट, इतना याद रखना। तो उसे काउंटर क्लेम के लिए असल में प्लेंटिफ की पोजीशन में आ जाता है। जब मैंने बोला था कि जब भी कोई काउंटर क्लेम या फिर सेट ऑफ लगाया जाएगा डिफेंडेंट के द्वारा तो ये प्लेंटिफ बन जाता है, वो वही यहाँ पे कह रहा है कि पहले प्लेंटिफ की पोजीशन में डिफेंडेंट हो जाएगा। अब इसका जो रिप्लाई देगा वो कौन देगा? उसको तो वादी देना है। और असली प्लेंटिफ वादी जो है अपने केस का, सिविल सूट का, वो काउंटर क्लेम का रिप्लाई देगा तो वो डिफेंडेंट बन जाएगा, क्योंकि वो अपने काउंटर क्लेम को और सेट ऑफ को रिप्लाई करेगा, तो उस केसेस में वो डिफेंडेंट बन जाता है। ठीक है, ऐसे में वादी एक नए फैक्ट के आधार पर अपने रिटर्न स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम के जवाब में होता है तो वह वो डिफेंस ले सकता है समझ? तो ये था वादी, यानी कि जब भी काउंटर क्लेम या सॉर्ट ऑफ दावा कर देगा वादी के ऊपर, तो जो वादी के ऊपर जो रिसीव होगा वो एक प्लेंट माना जाएगा, और जो अपना जब जवाब देगा उसको रिटर्न स्टेटमेंट बोला जाएगा। इसलिए यहाँ पे बात कर रहा है कि जब भी कोई नया ग्राउंड आता है तो आप उसको लिख सकते हो। अगर ये डिफेंडेंट होगा तो ये नया ग्राउंड लिख सकता है, और ये डिफेंडेंट होगा उस केसेस में जब ये काउंटर क्लेम और सेट ऑफ का रिप्लाई देगा तब ये डिफेंडेंट होगा। उस केसेस में कोई नया ग्राउंड इसको मिलता है तो वो भी अपने सूट में मेंशन कर सकता है। एग्जाम्पल समझो कि परिस्थितियाँ बदलने के बाद डिफेंस। राम ने श्याम के ऊपर किराया बकाया 10,000 रुपये की वसूली के लिए सूट फाइल किया। श्याम जो डिफेंडेंट है रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल की कर दिया, लेकिन बाद में रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल हो जाने के बाद श्याम ने 10,000 रुपये राम को अदा कर दिए सूट फाइल हो जाने के बाद। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट के दाखिल हो जाने के बाद उसने 10,000 रुपये दे दिए। अब जो श्याम है डिफेंडेंट है, पेमेंट आफ्टर फाइलिंग का एक डिफेंस अलग से ले सकता है कि भाई मैं तो इसको सूट फाइल हो जाने के बाद मैंने इसका पेमेंट कर दिया है, तो ये बाद में अपना डिफेंस ले सकता है इस रूप में। सेकंड देखो, सेकंड क्या है प्लेंटिफ के लिए है कि मान लो श्याम ने काउंटर क्लेम में कहा है कि मैंने 20,000 रुपये देने हैं, कि राम ने उसके 20,000 रुपये देने हैं, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट के बाद राम ने वह 20,000 रुपये चुका दिए, प्लेंटिफ ने वो चुका दिए। ठीक है, अब प्लेंटिफ जो कि राम है एक नया डिफेंस ले सकता है, काउंटर क्लेम का पैसा चुका दिया गया है उस केसेस का। समझ में आ रहा है? वही बात कर रहा है कि अगर वो राम जो है वो काउंटर क्लेम के रिप्लाई में अगर कोई कुछ बोलता है और वो पेमेंट कर चुका है, जैसे कि यहाँ पे 10,000 रुपये दे चुका था, वही केसेस यहाँ कर रहा है, तो ये वो भी डिफेंस ले सकता है, सीधी सीधी बात है। तो ये था रूल 8 और रूल 7 तो मैं बता ही चुका हूँ। एक बार और क्लियर समझा देता हूँ कि रूल 7 हमारा क्या बात करता है। रूल 7 हमारा बात करता है कि अलग अलग ग्राउंड पर डिफेंस और सेट ऑफ। समझिए आगे क्या कह रहा है कि अगर प्रतिवादी अपने रिटर्न स्टेटमेंट में एक से अधिक ग्राउंड पर अपना बचाव करता है, सेट ऑफ करता है, काउंटर क्लेम का दावा करता है और ये सभी अलग अलग फैक्ट पर आधारित हैं, तो क्या होगा, हर ग्राउंड को अलग अलग पैराग्राफ में पॉइंट में लिखना ज़रूरी है ताकि वो मिश्रित, ताकि जज उलझनों में ना पड़े। इससे साफ साफ समझ में आ जाता है कि प्रतिवादी किन ग्राउंड पे कौन सा बचाव कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर समझाया था मैंने कि जैसा पहला डिफेंस होगा, पहला डिफेंस के लिए मैंने राम से कोई पैसा उधार ही नहीं लिया, सीधा सीधा डिफेंस हो गया। सेकंड डिफेंस क्या है कि मान लीजिए उधार लिया भी था तो मैंने 60,000 रुपये चुका भी तो दिए उसके, ये सेकंड डिफेंस हो गया। तो आप अलग अलग पैराग्राफ में आपको ये मेंशन करना होगा। तीसरा डिफेंस देखिए कि राम का दावा लिमिटेशन पीरियड के बाहर है, इसलिए यह मेंटेनेबल नहीं है अब, तो ये तीसरा वो हो गया डिफेंस। तो जितने भी आप डिफेंस ले सकते हो वो अलग अलग पैराग्राफ में लिखोगे ताकि जो जज होगा उसको क्लियरली समझ में आ सके। तो ये हमारा रूल 7 था, आगे पढ़ोगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा डिटेल में। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और पढ़ना हो तो बताना। ठीक है, थैंक यू।